आज अपन बात करेंगे आवेश के गुणों की। ठीक है, तो अगर अपने बात करें आवेश के गुण, तो आवेश के गुण में 4 गुण की बात करते हैं अपन। सबसे पहला गुण होता है उसका निश्चलता का गुण, दूसरा गुण होता है उसका योज्यता का गुण, और जो तीसरा गुण है वो बात करते हैं संरक्षण, जो आवेश का अपने संरक्षण की बात करते हैं। और 4 नंबर बात करते हैं क्वांटीकरण का, यानी 4 नंबर में बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण। ठीक है, तो अपने को आज आवेशों के गुणों के अंदर अपने को 4 गुण पढ़ने हैं। पहला निश्चलता का गुण, दूसरा योज्यता का गुण, तीसरा संरक्षण का गुण और चौथा आता है क्वांटीकरण का। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपने सबसे पहले गुण की बात करते हैं निश्चलता के गुण की, तो निश्चलता का गुण अपने को ये चीज बताता है कि जैसे अगर अपने बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ई से दर्शाएं तो उसके ऊपर अगर अपने बात करें तो उसका आवेश माना जाता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर निश्चलता के गुण की बात करें तो ये गुण अपने को ये बात कहता है भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर इस पे आवेश की बात करूं तो आवेश है जैसे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो आवेश है इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे मैं इस इलेक्ट्रॉन को गति करवाऊं, चाहे ये इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, चाहे कैसी भी स्थिति में। ठीक है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कोई सी जगह ए पे रखा, उसके बाद मैं इसकी जगह बदल के बी पे लेके गया और तीसरी बार मैंने सी जगह पे लेके गया। ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को चाहे ए पर रखूं, चाहे बी पर, चाहे सी पर, तीनों स्थितियों में उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका मान होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब चाहे ये इलेक्ट्रॉन स्थिर रहे, चाहे इलेक्ट्रॉन गति करे, ठीक है, कोई भी स्थिति हो, कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है या कोई सी भी वस्तु का जो आवेश है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए निश्चलता का गुण ये बात कहता है भी कोई भी आवेश जिस स्थिति में है, ठीक है, अब उसकी स्थिति चाहे परिवर्तन करो, चाहे वो स्थिर हो, चाहे गतिमान हो, कैसी भी स्थिति में हो, हमेशा उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर किसी वस्तु पर आवेश Q है और वो कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, तो चाहे इस Q को मैं गतिमान अवस्था में ले आऊं, दोनों ही अवस्थाओं में आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा, समान। इसे बोलते हैं निश्चलता का गुण। ठीक है, यानी निश्चलता के गुण का मतलब किसी भी आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वह स्थिर रहे, चाहे रहे गतिमान। ठीक है, यानी अगर किसी चीज पे 2 कूलम आवेश है तो वह चाहे स्थिर हो, चाहे गतिमान हो, चाहे उसको ए बिंदु पर रखें, चाहे बी बिंदु पर, चाहे सी बिंदु पर, कहीं भी रख दिया जाए, उस पर आवेश का मान अगर 2 कूलम है तो हमेशा कितने कूलम रहेगा, 2 कूलम। ठीक है, ये आता है निश्चलता का गुण। ठीक है, पहला गुण तो हो गया निश्चलता का। दूसरा गुण होता है योज्यता। ठीक है, अब योज्यता के लिए अपने बात करें अगर निकाय की, ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द काम में आएगा निकाय। तो निकाय का मतलब होता है जैसे एक वस्तु ए है, इसे मैंने सामान्यतः एक वस्तु बोला नॉर्मल, दूसरी वस्तु लेके आया बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की एक साथ बात करूं ना, तब इस पूरे दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, निकाय। इसके अंदर चाहे 3 वस्तु है, इसे भी निकाय। निकाय का मतलब होता है अलग अलग कणों का एक समूह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 नंबर गुण योज्यता के गुण की, तो 2 नंबर गुण जो योज्यता का गुण है, योज्यता का गुण ये बात कहता है कि अगर कोई निकाय है, उस निकाय के अंदर अलग अलग कण है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, उन सब पे आवेश अलग अलग है, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है। ठीक है, तो योज्यता के गुण के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं कि अपने पास कोई निकाय है, उस निकाय के अंदर अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, जिन पे आवेश की बात करूं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, तो योज्यता का गुण ये बात कहता है कि अगर किसी निकाय में भिन्न भिन्न वस्तुएं उपस्थित हो और उन सभी वस्तुओं पे अलग अलग आवेश हो, ठीक है, तो
उस निकाय के संपूर्ण आवेश का मान, यानी उस निकाय पर कितना आवेश होगा, उस निकाय पर कुल आवेश का मान उस निकाय के अंदर स्थित अलग अलग वस्तुओं पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर निकाय में ये 5 है जिन पे आवेश ये सारा है, तो अगर मैं पूरे निकाय पर आवेश की बात करूं तो इसका मान होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, यानी सब आवेशों को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए योज्यता का गुण अपने को ये बात कहता है भी किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न कणों या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अब यहाँ पे शब्द काम में लिया गया बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, अपने दो टाइप की राशियों की बात करते हैं, एक बात करते हैं सदिश राशियां और एक बात करते हैं अदिश राशियां। तो अगर कहीं पे अदिश राशियों को जोड़ा जाए, ठीक है, अदिश राशियों को जोड़ा जाए तो उनके लिए जो योग काम में लिया जाता है वो सामान्य मैथमेटिक्स नॉर्मल गणित की तरह अगर अपने काम में लें तो उस योग को बोलते हैं बीजगणितीय। जैसे 2 + 3 5 हो गया, ठीक है, उसको बोल दिया आपने बीजगणितीय योग। लेकिन अगर कहीं पे दो सदिश राशियों को जोड़ा जाए तब उनके लिए काम में लिया जाता है सदिश योग। ठीक है, जैसे मैंने जोड़ दिया 2i + 3j, तो उनके लिए बीजगणितीय योग नहीं हो सकता, उन्हें कौन सा योग बोलेंगे, सदिश योग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश है वो कैसी राशि होती है, अदिश, इसलिए इनको जोड़ने के लिए कौन सा योग किया जाता है, बीजगणितीय। इसलिए अपने बोलते हैं योज्यता के गुण में किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी वस्तुओं के ऊपर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी Q = Q1 + Q2 + Q3 = Q5। ठीक है, अब देखो जैसे अगर अपने बात करें, जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, इसके अंदर +5 कूलम +3 कूलम -4 कूलम आवेश है, तो इस पे कुल आवेश का मान लिखेंगे अपने 5 + 3 और -4, यानी आवेशों को जोड़ना भी है, बीजगणितीय योग करना है, लेकिन साइन के साथ। ठीक है, प्लस है या फिर क्या है, माइनस। ओके, ठीक है, तो योज्यता के नियम यानी सीधा सा बात है, अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग करना अपने को। ठीक है, अब अगर बात करें अपने उसके 3 नंबर गुण की, तो 3 नंबर गुण अगर बात करें तो 3 नंबर गुण आता है सावेश संरक्षण का। ठीक है, आवेश संरक्षण के लिए एक अगर अपने बात करें निकाय की, तो निकाय बात करते हैं 3 प्रकार के, एक होता है खुला, एक होता है बंद और एक होता है विलगित। ठीक है, तो अगर निकाय बात करूं तो जैसे कोई भी एक समूह है, इसमें अलग अलग वस्तुएं हैं A B C, ठीक है, ये जो निकाय है, अगर ये निकाय इस निकाय के बाहर का जो भी भाग है, जैसे ये, ठीक है, उसको बोलेंगे वातावरण या फिर बोल सकते हैं अपने सराउंडिंग। ठीक, तो अगर ये जो निकाय है, ठीक है, उसके अनुसार उसकी ऊर्जा जो भी और उसका जो द्रव्यमान, ठीक है, उसके अनुसार अपने उनके आदान प्रदान के आधार पे अपने 3 निकायों की बात करते हैं, जैसे एक खुला, एक बंद और एक विलगित। खुले निकाय का मतलब ये है भी अगर ये निकाय है, इसका कोई भी द्रव्यमान है और कोई भी इसकी ऊर्जा है, अगर ये अपने द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान का मतलब या तो ये अपनी ऊर्जा या द्रव्यमान बार वाले को दे दे, या फिर बार वाले से अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान थोड़ा खींच ले, ठीक है, कोई सा भी कार्य, ठीक है, यानी या तो वो ऊर्जा ग्रहण कर ले या फिर ऊर्जा प्रदान कर ले, कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर निकाय वातावरण के साथ ऊर्जा या द्रव्यमान या फिर दोनों, ठीक है, जो दोनों है ऊर्जा व द्रव्यमान, उनका आदान प्रदान करे तब उसको बोलते हैं खुला निकाय। ठीक है, बंद निकाय का मतलब है यदि जो वातावरण जो निकाय है, ठीक है, अगर वो निकाय अलग अलग वस्तुओं, जैसे वस्तुओं के अंदर जो द्रव्यमान है उसका आदान प्रदान तो न करे, लेकिन वह अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान बार बार से कर सके, ठीक है, उसे बोलते हैं बंद। और विलगित का मतलब ये है भी जो निकाय है वो न तो ऊर्जा दे सकता है बार वाले को, न बार से ऊर्जा दे सकता है, और न ही अपना द्रव्यमान बार वाले को दे सकता है, और न ही बार से द्रव्यमान ले सकता है। ठीक है, यानी न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, न भी द्रव्यमान, यानी इसको बार वाला वातावरण क्या है, कैसा है, उससे इस चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए अगर अपने आवेश के संरक्षण की बात करें
तो आवेश के संरक्षण को बात करते हैं अपने हमेशा विलगित निकाय के लिए, सामान्य निकाय के लिए बात नहीं करेंगे। आवेश संरक्षण हमेशा होगा किसके लिए, विलगित निकाय, ठीक है। यानी ऐसा निकाय जिस पर आसपास में कोई भी वस्तु रखी गई है उस वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी अगर ए एक विलगित निकाय है तो इसके पास चाहे बी रखे, चाहे सी रखे, चाहे डी कुछ भी चीज रखे, उन सब के कारण ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हो गया विलगित निकाय। अब विलगित निकाय के अंदर अपने बात करें अगर आवेश संरक्षण की, तो आवेश संरक्षण ये बात कहता है भी अगर कोई निकाय है लेकिन वो निकाय विलगित है, विलगित का मतलब उस पे बाहर वाली चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर वो निकाय विलगित है तो उस पे मान लो तीन वस्तुएं ए बी सी है, इस पे आवेश Q1 है, इस पे आवेश Q2 है, इस पे आवेश Q3, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस निकाय के अंदर ये तीनों वस्तुएं एक साथ रखी और ये निकाय अगर विलगित है, ये तीनों वस्तुएं अगर आपस में जुड़ के कोई सी भी एक नई वस्तु बना ली होगी, जैसे मान लो क्या बना ली डी, तो आवेश संरक्षण का मतलब ये है कि यदि कोई निकाय विलगित है और उस पर कुल आवेश का मान Q है तो उस विलगित निकाय पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसमें कोई भी निकाय के अंदर आंतरिक कोई सी भी क्रिया, ठीक है। यानी निकाय पर आवेश का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। लेकिन कब, अगर वो निकाय विलगित हो। जैसे ये निकाय है उस पे ए बी सी तीन वस्तुएं थी, आवेश Q1 Q2 Q3 था, तो अगर प्रारंभिक स्थिति में इसका आवेश देखूं तो क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि कुल जो आवेश है वो सबका बीजगणितीय योग होता है। लेकिन अगर इन तीनों ने आपस में जुड़ के कोई नई चीज बना ली डी और ये पूरे का पूरा निकाय विलगित है तो डी पर भी कुल आवेश का मान क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। यानी आवेश संरक्षण ये बात कहता है भी अगर कोई विलगित निकाय है तो उसका आवेश सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, लेकिन कुल आवेश, ठीक है। यानी अगर निकाय है विलगित है जिसमें ए बी सी तीन वस्तुएं हैं तो उनका कुल जो आवेश है वो मान हमेशा क्या रहेगा, नियत, चाहे इनके अंदर कोई भी क्रिया हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, वो आवेश, वो जो निकाय है वो हमेशा ही कैसा होना चाहिए, विलगित, न कि खुला और न ही बंद। ये सिर्फ विलगित निकाय के लिए मानो, ठीक है। यानी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव क्या रहेगा, नियत है, ठीक है। अब देखो अगर अपने 4 नंबर नियम की बात करें तो ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, क्वांटीकरण का मतलब होता है जैसे मान लो क्या एल्यूमिनियम है, ठीक, एल्यूमिनियम के ऊपर अगर अपने बात करें आवेश की, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के अगर ऊपर अपने बात आवेश की करूं, जैसे एल्यूमिनियम को अगर प्लस लेके आना है तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर 3 त्यागे, कितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागे उसने, ठीक है। तो अगर इस एल्यूमिनियम ने अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसके अंदर अपने को एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण त्यागा जाता है। यानी अगर कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या हो सकता है 4-5 ग्रहण करे। वो कभी भी न तो 1.5 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, न ही 1.7 इलेक्ट्रॉन, न ही कोई ग्रहण करता है ऐसे इलेक्ट्रॉन। यानी सीधी सी बात है, कोई भी परमाणु जिसपे आवेश आ रहा है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे चाहे त्यागे, उनका आदान प्रदान हमेशा ही एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक है। यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे। वो कभी भी ऐसी संख्या, भिन्नात्मक संख्या, ठीक है, यानी जो पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे 1.5, 1.7, 2.3, इन संख्याओं के रूप में कभी भी बदलाव नहीं करे, ठीक है। यानी अगर परिवर्तन होना ही है तो पूर्ण संख्या के रूप में हो, ठीक है। तो अगर ये किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा, 1, 2, 3, 4 कितने भी करे, ठीक है। तो ये चीज तो अपने को पता है भी अगर उसको आवेश लेके आना या ग्रहण करना है तो उसको इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना है। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, 1, उससे अधिक 2, उससे अधिक 3। लेकिन ये जो भी आदान प्रदान होगा वो हमेशा एक पूर्ण इलेक्ट्रॉन के रूप में हो।
वो कभी भी आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं हो। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरी अगर बात करूं, कोई भी परमाणु है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इस पे मैंने लिखा 2-, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2- लिखा तो ये जो 2- है वो इसके आवेश नहीं, ये 2- इस चीज को दर्शा रहा है भी ऑक्सीजन परमाणु ने ये जो आगे 2 लिख रखा है, ये तो इस चीज को दर्शाता है भी उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया है। यानी O के ऊपर अगर 2 है तो इसका मतलब ये उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया। आगे जो निशान माइनस का है वो इस चीज को दर्शाता है भी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्योंकि माइनस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और प्लस तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है, यानी अगर मैं क्वांटीकरण की बात करूं तो क्वांटीकरण के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर अगर मैंने 2- लिखा तो ये 2- इस चीज को दर्शा रहा है भी उस परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, यानी ये कभी भी उस पे उपस्थित आवेश के मान को नहीं बताता। इसलिए अपने एक चीज तो क्लियर है कि अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश आना है तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के रूप में आना। क्यों? क्योंकि अगर किसी वस्तु पर आवेश आना तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना मानते हैं अपने? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी अगर मेरे को आवेश की बात करनी है तो या तो कम से कम इतना आवेश तो होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 कितने भी। ठीक है, तो अगर मैं आवेश की बात करूं तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है इतना क्लियर है कि किसके कारण आना है? इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कम से कम मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी भी परमाणु पर जो भी आवेश है वो आता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे परिवर्तन के लिए मैंने आगे लिखाया n, जो आवेश है अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे E है, ठीक है, जैसे मान लो 5 रुपए में अगर 1 पेन आता है तो 10 रुपए में कितने आएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने संख्या से गुणा ही तो करते हैं। यानी अगर मैं यह कहूं भी 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है तो अगर उसने 10 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया तो आवेश कितने E हो गया? 10E। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी अगर आवेश देखूं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर अगर उससे ज्यादा है तो कितना? n × E। यहाँ पे जो n है वो ये बता रहा है भी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या है? संख्या। ये वो इलेक्ट्रॉन संख्या बता रहा है जो परमाणु द्वारा आदान प्रदान किए गए। ये उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताता जो उसने ग्रहण कर रखे। ठीक है, या जो उनकी नहीं बताता जो उसके अंदर उपस्थित है कुल। ठीक है, ये उन चीजों को बताता है कि उसने कितने आदान प्रदान किए। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या और n का मान या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, या 2 या 3 या 4। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, कभी भी आंशिक नहीं होना। यानी 1.5 7.3 वो नहीं होना, हमेशा एक है पूर्ण संख्या। इसलिए आवेश का क्वांटीकरण अपने को ये बात कहता है भी किसी भी वस्तु पर आवेश, कुल आवेश का मान किसी भी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का कितना गुणज होता है? n गुणज होता है। और n क्या है? एक पूर्ण संख्या। इसलिए आवेश के क्वांटीकरण का कथन लिखा जाता है किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान किसी भी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हमेशा एक उसका पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज होने का मतलब या तो उसका 1 गुना या 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना है, वो कभी भी 1.5 गुना नहीं आएगा, 3.7 ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आवेश का क्वांटीकरण लिखते हैं किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। अब इसके आगे निशान प्लस का भी और माइनस का भी। प्लस तब लगाया जाएगा जब वह परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे, माइनस तब लगाया जाएगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। ठीक है, ये अलग अलग चीज यहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे Q = लिख सकते हैं प्लस माइनस n। तो यहां तक आता है कथन इसका। अब अगर अपनी बात करें आवेश के क्वांटीकरण में तो यहाँ पे 2 चीजें। अगर किसी वस्तु पे आवेश आ रहा है तो आवेश के आधार पे उसमें अलग अलग चीजें। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में ये है कि किसी वस्तु पर ऋणावेश आया तो इसका मतलब अपने ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितने गुना माइनस है, कैसा है। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कहीं पे कोई परमाणु है ए, मैंने ये कहा भी परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, m बढ़ गया है,
जो वस्तु A है, जो परमाणु A है, उसका द्रव्यमान m बढ़ गया है, यानी उसका द्रव्यमान अगर बढ़ा है तो उस स्थिति के अंदर उस पर आवेश की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर A का द्रव्यमान बढ़ गया है तो द्रव्यमान बढ़ने का मतलब ये है भी, अगर मैं बात करूं जैसे आवेश की, तो आवेश के अंदर अपनी ये बात कह सकते हैं भी आवेश आता कैसे है, आवेश आएगा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की, मैंने कहा भी ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ये है भी इसने इलेक्ट्रॉनों को खुद से बाहर निकाला। अगर खुद से किसी चीज को अलग किया जाए तो उस निकाय का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, इसके अंदर 4 द्रव्यमान है, सारे 1-1 किलो के, मैंने इससे एक द्रव्यमान को बाहर निकाल दिया 1 किलो को, कितना बच गया 3, यानी उसका जो कुल द्रव्यमान है वो क्या हो गया, घट गया। इसलिए अगर मैं ये बोलूं कि ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसका मतलब उसके द्रव्यमान में आएगी कमी। ठीक है, अगर मैं ये कहूं भी ए ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ए ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसका मतलब द्रव्यमान में क्या आएगी, बढ़ोतरी। ठीक है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भी किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हुई है, उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हुई है, तो उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति का निर्धारण करो। यानी अगर ए वस्तु है और उसको आवेशित करने पे उसका द्रव्यमान बढ़ गया है, तो द्रव्यमान बढ़ने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है। बढ़ने का मतलब उसने कोई चीज जोड़ी है, तो अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो द्रव्यमान बढ़ने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, जोड़े, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब आ गया ऋणावेश। ठीक है, इसलिए अपने आवेश का निर्धारण द्रव्यमान के आधार पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये हो भी किसी का द्रव्यमान बढ़ रहा है, किसी का द्रव्यमान घट रहा है, तो उसके आधार